हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 मई 2024 और 3 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, इन्वेस्ट इंडिया ने 2030 तक ई कॉमर्स में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाउ मच सर्ज इज फोरकास्टेड बाई इन्वेस्ट इंडिया फॉर ई कॉमर्स बाई 2030। फर्स्ट ऑप्शन है $125 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $225 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $325 बिलियन या फोर्थ ऑप्शन है $425 बिलियन। बताइएगा फ्रेंड्स, इन्वेस्ट इंडिया ने 2030 तक ई कॉमर्स में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, $325 बिलियन का। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 को पढ़ते हैं। निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत का ई कॉमर्स परिदृश्य 2030 तक एक बड़े लाभ के लिए तैयार है। 2030 तक $325 बिलियन तक की भारी वृद्धि का अनुमान लगाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी समय तक देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रभावशाली $800 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया है। विच आईआईटी हैज अनवेल्ड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट इन अप्रैल 2024। फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी इंदौर। बताइएगा फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गुवाहाटी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कामरूप चुनाव जिले के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल ने एक अभिनव 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई विकसित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है। डमी बैलेट यूनिट का उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी परिसर में आयोजित किया गया और इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या कितनी हो गई है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी was recently granted Navratna status by the Department of Public Enterprises. With this, the total number of Navratna PSEs has become. First option है 15, second option है 16, third option है 17, fourth option है 9। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी,
17। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान IREDA ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने में लगा हुआ है। भारत सरकार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देती है, जिससे उन्हें केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना 1000 करोड़ रुपए तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलरशिप को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? टाटा मोटर्स हैज टाइड अप विथ विच बैंक टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स कॉमर्शियल व्हीकल कस्टमर्स एंड डीलरशिप्स? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलरशिप को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडियन बैंक के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलरशिप को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य बेड़े मालिकों और डीलरशिप को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना। समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में साउथ इंडियन बैंक ऑटो प्रमुख के संपूर्ण वाणिज्यिक वाहन पोर्टफोलियो में वित्त पोषण समाधान प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI निवेश की सीमा चालू वित्त वर्ष के लिए प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के क्रमशः पर अपरिवर्तित रहेगी। रिजर्व बैंक kept the limits for FPI investment in government securities, state government securities and corporate bonds will remain unchanged at respectively of outstanding stocks of securities for the current fiscal। फर्स्ट ऑप्शन है 6%, 15% and 2%। सेकेंड ऑप्शन है 2%, 6% and 15%। थर्ड ऑप्शन है 6%, 12% एंड 15%। फोर्थ ऑप्शन है 6%, 2% एंड 15%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6%, 2% एंड 15%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड में FPI निवेश की सीमा को प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के क्रमशः 6%, 2% और 15% पर अपरिवर्तित रखा है। चालू वित्तीय वर्ष अब तक पात्र निवेशकों द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किए गए सभी निवेशों को पूरी तरह से सुलभ मार्ग के तहत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल?
फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, सेकेंड ऑप्शन है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस उदय ललित या फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस एन.वी. रमना। बताइएगा फ्रेंड्स, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस दिनेश कुमार जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश कुमार ने 4 साल के कार्यकाल के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वे फरवरी 2024 में पद से सेवानिवृत्त हुए। एसएटी पिछले 4 महीनों से बिना किसी पीठासीन अधिकारी के काम कर रहा है, क्योंकि अंतिम पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा किसे मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन confirmed honorary doctorate by the Manipal Academy of Higher Education in April 2024? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है के.वी. कामत। बताइएगा फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, के.वी. कामत जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष के.वी. कामत को मानद डॉक्टरेट प्रदान करने के लिए मणिपाल में एक विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित किया। यह मानद डॉक्टरेट श्री कामत के गहरे प्रभाव को दर्शाता है और हमें विश्वास है कि उनका उदाहरण हमारे छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वर्ष 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2024? फर्स्ट ऑप्शन है पंडित राजेंद्र गंगानी जी को, सेकेंड ऑप्शन है प्राची शाह जी को, थर्ड ऑप्शन है सायरा बानी जी को या फोर्थ ऑप्शन है राम वैद्यनाथन जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंडित राजेंद्र गंगानी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक समारोह में दिया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद नहीं दिया गया। ऐसे में पंडित लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन ने इस साल 10 हस्तियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द सिंगल टाइटल ऑफ द 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन है वी सेंथिल कुमार, सेकेंड ऑप्शन है जोशना चिनप्पा, थर्ड ऑप्शन है सौरभ घोषाल, फोर्थ ऑप्शन है एंडीज लिंग। बताइएगा दोस्तों, 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वी सेंथिल कुमार जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरुष स्क्वैश चैंपियन वेलावन सेंथिल कुमार ने बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश जीतने के लिए फ्रांस के मेलविल साइनी मैग्निको को हराया है। यह अमेरिका स्थित भारतीय वेलावन सेंथिल कुमार का 8वां PSA खिताब था। बैच ओपन का आयोजन विश्व स्क्वैश गवर्निंग बॉडी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा मेजबान फ्रेंच स्क्वैश फेडरेशन के साथ 24-28 अप्रैल 2024 तक जेयू डे पॉम पेरिस फ्रांस में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, धीरज बोमदेवरा जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित हैं? धीरज बोमदेवरा हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है तीरंदाजी। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में पहली बार विश्व चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में 14 साल के स्वर्ण पदक के सूखे को समाप्त कर दिया। धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने फाइनल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग वाली दक्षिण कोरियाई टीम को हराया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।